वेलकम बैक दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम अलग अलग लॉज पढ़ेंगे, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसके अंदर दो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। देखिए ये डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये जो मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक को तो वो जरूर कवर करेगा। लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट आपको मैं इतना आसानी से समझाऊंगा, इतना इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको आगे फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इतने अच्छे एग्जांपल्स दूंगा कि आपके माइंड में वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को ही हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो मैटर तो सबको पता है क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद। देखिए नाम भी याद रख लीजिएगा, वैसे तो पूछता नहीं एग्जाम में, पर मान लो अगर पूछ लिया तो आप आंसर कर सकें, इसलिए याद कर लीजिएगा कि एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद, जिन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें कहते हैं परमाणु। और इसी परमाणु शब्द को जॉन डाल्टन ने इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी और कहा कि ये पार्टिकल, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। अब एटम जो शब्द है उसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इसका मतलब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए शुरू से मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैटर होता है उसको अगर हम छोटा काटते जाएं, फिर काटते जाएं, फिर काटते जाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, जितना भी आप कर सके एकदम छोटा छोटा, जब उसका आप एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलेगा उसी को हम एटम कहते हैं। एटम से ही सब कुछ बना हुआ है। ये मार्कर, ये माइक, ये शर्ट, ये बोर्ड, ये सब कुछ आप जो अपने आसपास हर चीज देख रहे हैं वो सब कुछ एटम से ही बना हुआ है। एटम्स आपस में ही मिलकर के मैटर फॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए उनसे बनने वाले जो मैटर होते हैं डिफरेंट एटम्स से और डिफरेंट मॉलिक्यूल से, उनकी भी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि एटम्स क्या होता है, मैटर क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम को समझने के लिए आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि समझ लिए हमने एक गोल्ड ब्रिक ले लिया, ये अब हम इसको एक पार्ट करेंगे, ये आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ऐसे आ गया। फिर ये जो छोटा पार्ट बना इसको फिर से डिवाइड करिए, फिर इसको डिवाइड करिए और इसको डिवाइड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एंड में आपको जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड ना हो सके उसी को एटम कहते हैं। तो एटम को फर्दर डिवाइड और नहीं कर सकते। अब यही एटम्स जब मिल जाते हैं तो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है। ये जो लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली आए हैं। जब साइंटिस्ट ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया तो उससे कुछ आउटकम्स बार बार रिपीट हो रहे थे। जब उन्हें ऑब्जर्व किया गया तो उससे दो लॉज फॉर्मुलेट किए गए। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि 1744 में लेवोजियर ने डिस्कवर किया। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो 1779 में क्राउच ने डिस्कवर किया। अभी जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे इन्हीं की वजह से डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी आई थी वो बनी थी। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें इस लॉज ने बहुत हेल्प किया था। अब हम एक एक करके समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
तो चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। जैसा कि आप सुने होंगे, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ उसी को समझाता है। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B और वो रिएक्शन करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है C प्लस D। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इक्वल्स टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या फिर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो जो टोटल मास एक्चुअली होता है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के मास को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग एयर। ऐसा नहीं है कि CO2 निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, आपको सबको इंक्लूड करके उसका टोटल मास निकालना है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स ले लें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ऑब्टेन होगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो है 100 ग्राम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है 56 प्लस 44 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना इनिशियली था रिएक्टेंट साइड में उतना ही फाइनल हमें प्रोडक्ट में मिल जा रहा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इस लॉ को दिया था प्राउस्ट ने 1779 में। देखिए आप नाम भी याद कर लीजिएगा, ईयर भले आप छोड़ दें पर नाम पूछ सकता है एग्जाम में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 4 ऑप्शन देके आराम से पूछ सकता है। याद करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर ने दिया था 1774 ने और उसी के 5 साल बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने 1779 में दिया। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है, कहता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो a chemical compound always consists of same elements combined together in the same proportion by mass। by mass important है। तो देखिए ये स्टेटमेंट बस इतना कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड हो, अगर कहीं भी उसको प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, उसका सोर्स कहीं से भी हो, कहीं से भी ऑब्टेन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी ले रहे हैं, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O। अगर हम H2O ले रहे हैं तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब जो इसका रेशियो लेंगे वो 1:8 आ रहा है। ये लॉ ये कहता है कि अगर हम H2O लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में हमेशा मिलेगा बाय मास। बाय मास वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 ग्राम है वो H2 का मास है और ये जो 16 ग्राम है ये ऑक्सीजन का मास है। तो ये लॉ बस इतना स्टेट करता है कि H2O इसका सोर्स कहीं से भी हो, कहीं भी, किसी भी आप टैप से लेकर आ रहे हो, किसी भी नदी से लेकर आ रहे हो, किसी भी समुद्र से लेकर आ रहे हो, जिसका मास का रेशियो हमें मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो 1:8 हमेशा मिलेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। हाँ, शर्त ये है कि जो H2O है ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए, इसमें कोई इम्प्योरिटीज ना मिली हो। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया ले लें जो होता है NH3। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए,
और इसको अमोनियम आयन से कंफ्यूज मत होइएगा। अमोनियम आयन का जो फॉर्मूला था वो था NH4+। पर अभी हम यहां अमोनिया पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से फॉर्म हो रहा है। नाइट्रोजन का मास यहां है 14 ग्राम और 3 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 3 ग्राम। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के रेशियो में हमेशा मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अमोनिया हम कहीं से भी ले लें, उसका कोई भी सोर्स हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 के रेशियो में रहेंगे। और ये जो 14:3 है ये मास का रेशियो है। यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन का मास है और 3 ग्राम 3 हाइड्रोजन का मास है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आ गया होगा। अब हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको थ्योरी तो समझते चलना है, साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप एग्जाम में फोड़ देंगे। चलिए समझते हैं अगले एग्जाम्पल को। अब हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ और मजबूत हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? अब देखिए, क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं पैसेज समझाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसेज समझाई जाए तो बहुत आसानी समझ में आती है। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही पूछ रहा है जैसे आपको 5 पेन का दाम 10 रुपये दिया हो और आपसे पूछा हो कि 15 पेन का दाम कितना होगा। आप ये आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी निकाल लेगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उससे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर फॉर्म हो रहा है और कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में मिलेगा। तो ये कहता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसे 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना हमें चाहिए कि वो 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाए। तो इसका मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन पे हमें मिलेगा 8 × 3 विच इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑक्सीजन। बस ये है हमारा फाइनल आंसर। इतना इजी था। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसको आसानी से समझिए, आराम से समझिए, और उसके बाद फाइनल आंसर आपका बहुत इजीली निकल आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब का बेसिक्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको करना ये है कि आपको इस टॉपिक को एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से किसी जगह से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढने हैं, उसका सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।